हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है फिनांस लर्निंग विजय में। आज हम म्यूचुअल फंड के ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे। एक्चुअली लास्ट वीडियो में हमने कुछ डिस्कशन किया था कि अगर हम एक मोर देन 12% का अगर कंपाउंडिंग करते हैं और हम 10-15 ईयर्स तक अगर हम किसी चीज़ को एज ए SIP, एज ए इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर रखते हैं तो वो हमारा पैसा कितना बन सकता है। लेकिन इसमें काफ़ी सारा सवाल लोगों का ये होता है कि हम कौन से म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें और हमें अपना जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो किस तरीके का रखना चाहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कुछ चीज़ों को डिस्कस करना चाहता हूँ। हालांकि देखिए, म्यूचुअल फंड तकरीबन अगर आप देखेंगे तो जो भी अच्छे म्यूचुअल फंड हाउस हैं वो तकरीबन एक ही तरीके का रिटर्न जनरेट करा के देखते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग विथ फैक्ट डिस्कस करें तो हो सकता है कि हमारा जो कन्विक्शन है वो और स्ट्रांग हो सकता है और हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को एक विथ एविडेंस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए कुछ PPT हमने बनाया हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते समय ना हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जो भी म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर का जो CAGR रिटर्न है वो क्या है, मतलब कंपनी ने किस रेट के साथ लास्ट 5-10 ईयर्स के अंदर उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया हुआ है। दूसरी चीज होती है कि जिस भी हम फंड को लेने जा रहे हैं उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, और वो एक्सपेंस रेशियो हमें इस हिसाब से देखना है कि इन रिलेशन टू रिटर्न। एंड ऑल्सो हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर सेम कैटेगरी है तो अगर सपोज कीजिए कि SBI का लार्ज कैप फंड के अंदर कोई एक्सपेंस रेशियो 0.5% का है और दूसरे में 0.65% का है तो हमें 0.65 को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कैटेगरी तो सेम है। अगर लार्ज कैप फंड SBI का 0.5 के एक्सपेंस पे हमें अवेलेबल है तो हमें इसके साथ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों ही लार्ज कैप फंड है, दोनों ही जो इंडेक्स के अंदर जो निफ्टी 50 की कंपनियां हैं तो उनके अंदर जो वेटेज है तो उसी के अकॉर्डिंग अपना भी वो पोजीशन वो लोग मैनेज करते हैं। तो हमें इस हिसाब से एक्सपेंस रेशियो देखना चाहिए। तीसरा चीज ये भी देखना चाहिए कि हमारा जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, जिसको शार्प रेशियो भी बोलते हैं, वो किस तरीके का है। मतलब कि क्या कोई ऐसा फंड, कोई कोई फंड ऐसा है क्या कि वो काफी ज्यादा रिस्क लेके रिटर्न जनरेट कर रही है। क्योंकि समटाइम कुछ ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे एक्टिव फंड हैं जो जिनका जो एक्सपोजर है वो मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप के अंदर होता है, जिसके वजह से उनका रिटर्न काफी बड़ा हो जाता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम फंड सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न किस तरीके से बन रहा है। और बात आती है कि जो आप म्यूचुअल फंड लेने जा रहे हैं वो कौन से AMC का ले रहे हैं और उस AMC का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। जैसे अगर आप SBI का ले रहे हैं तो SBI का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, SBI म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड। एक्सिस का ले रहे हैं तो एक्सिस का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे। अभी एक्सिस के अंदर कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग की भी का भी मामला आया था, जिसकी वजह से काफ़ी उनके NAV के अंदर काफ़ी एक करेक्शन भी मिला था। लेकिन ठीक है, ये बहुत ही हाईली गवर्नड एक एक सेक्टर है तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर आ, इस तरीके की चीज़ें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, समटाइम ऐसा होता है, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसमें ये भी देखना चाहिए कि जिस भी हम AMC का अगर हम म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है। क्या वो केवल ऑनलाइन अवेलेबल है, क्या वो किसी बैंकिंग पार्टनर के थ्रू अवेलेबल है या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अवेलेबल है। मतलब कि उसकी अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी सारे प्लेटफॉर्म पे होगी उतना ही बेटर है। फिर हमें ये देखना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में जनरली होता क्या है कि कैपिटल सेफ्टी होता ही है, लेकिन अ, आपको अपने रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे आपको ये देखना चाहिए कि हमें कौन से फंड में जाना है ताकि आपका जो कैपिटल है वो सेफ रह सके। और जो उस फंड के अंदर जो रिस्क एसोसिएटेड है और लिक्विडिटी रिस्क है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमें वैसे फंड को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए जिनका AUM बहुत कम है, जो अभी न्यूली रजिस्टर्ड AMC हाउस हैं, या फिर जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है उनके फंड का, तो उससे हमें थोड़ा दूरी रहना चाहिए। ऐसे कंपनी, ऐसे ऐसे AMC को हमें चूज भी नहीं करना चाहिए।
और हाँ, सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि अगर आपको सेफ्टी चाहिए कैपिटल का, तो डाइवर्सिफिकेशन वो एक बहुत ही क्रूशल फैक्टर होता है। मतलब डाइवर्सिफाई करने से क्या होता है कि आपका जो रिस्क है वो भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। लेकिन हाँ, डाइवर्सिफिकेशन भी कितना, तो ये भी डिस्कस करेंगे कि हमें डाइवर्सिफिकेशन अगर म्यूचुअल फंड के अंदर करना है तो कितना होना चाहिए। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 म्यूचुअल फंड को रखना चाहिए। इससे ज़्यादा रखना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो ओवरलैपिंग होने लगती है, क्योंकि सारे म्यूचुअल फंड वो एज पर द इंडेक्स ही अपने पोर्टफोलियो को बनाते हैं, और उसमें जो कंपनियां हैं वो उसी के अकॉर्डिंग उनका वेटेज रखते हैं। अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं म्यूचुअल फंड में, कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होता है और इसका एलोकेशन किस तरीके से बनता है। मतलब कि जो फंड है, वो फंड का क्या स्पेसिफिकेशन है, और वो किस तरीके के कंपनियों के अंदर वो इन्वेस्टेड होती है। जैसे लार्ज कैप तो तकरीबन मान के चलिए आपका निफ्टी 50, और कुछ मिड कैप को भी अपने साथ रखती हैं, और इनका जो एलोकेशन है बिल्कुल उसी वेटेज में होता है जो निफ्टी 50 के अंदर जिन कंपनियों का वेटेज है। जैसे शायद 15% आपका एच डी एफ सी का है, तो सारी कंपनियों के अंदर तकरीबन 15% के आसपास एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक दोनों मिला के होता है। रिलायंस का 10% का वेटेज है, तो वो 10% की होल्डिंग रखेंगे निफ्टी 50 वाले। तो इस तरीके से अपने वेटेज को ये बनाते हैं। मिड कैप फंड में अगर आप इन्वेस्टेड होना चाहते हैं, तो जो भी मिड कैप कंपनियां हैं वो उनके पोर्टफोलियो के अंदर होता है। स्मॉल कैप में स्मॉल कैप कंपनियां होती है, लेकिन कुछ कैटेगरी ऐसा है जिसके अंदर जो उनका एलोकेशन है वो चेंज हो जाता है। जैसे जैसे एक मल्टी कैप फंड होता है, तो मल्टी कैप फंड के अंदर क्या होता है कि लार्ज कैप का 25% होता है। मतलब जो भी इनका अगर 100 रुपीज का पोर्टफोलियो है, तो उसमें 25 लार्ज कैप होगा, 25 स्मॉल कैप होगा, और 25 मिड कैप होगा। और जो रेस्ट 25% बचा, उसके लिए एज पर द फंड मैनेजर उनको जो लगता है, अगर उन्हें लगता है कि नहीं, हमें बचा हुआ जो 25% है वो हमें लार्ज कैप से लेके आना है, मिड कैप से लेके आना है, स्मॉल कैप से लेके आना है, माइक्रो कैप से लेके आना है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। फिर आता है लार्ज एंड मिड कैप फंड। लार्ज एंड मिड कैप फंड में क्या होता है कि इसके अंदर आपको 35% लार्ज कैप का एलोकेशन होना ही चाहिए, 35% आपका मिड कैप का होना चाहिए, और रेस्ट 30% जो भी फंड मैनेजर चाहे वो उस हिसाब से अपना कर सकता है। फिर होता है आपका फ्लेक्सी कैप फंड। अब अब फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर क्या है कि जो भी आपका जो फंड मैनेजर है, वो उसकी अपनी चॉइस होती है, उसके हिसाब से अपना ये काम करते हैं। मतलब अगर उनको लगता है कि हमें निफ्टी 50 के अंदर एलोकेटेड रहना है, तो वो निफ्टी 50 के साथ वो जाएंगे। अगर उनको लगता है कि हमें मिड कैप का एलोकेशन ज़्यादा रखना है, तो वो मिड कैप, या फिर मतलब वो उनकी अपनी मर्जी होती है, उस हिसाब से अपने फंड को एलोकेट करते हैं। और लार्ज एंड मिड कैप में ये हो गया आपका 70 और 30 90%। बाकी का जो 10% है, वो आपके फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। मतलब 35% लार्ज लार्ज कैप, 35% मिड कैप, 30% स्मॉल कैप, एंड जो रेस्ट बच गया वो फंड मैनेजर के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि वो उनकी जो मर्जी होती है उस हिसाब से वो अपनी कंपनियों को रखते हैं उसके अंदर। तो अगर लार्ज एंड मिड कैप की बात करें, तो सबसे ज़्यादा बेटर यह है कि फ्लेक्सी कैप फंड में जाए, क्योंकि अगर जो फंड मैनेजर लार्ज एंड मिड कैप को अच्छे तरीके से बना सकता है, तो वो फ्लेक्सी कैप को भी अच्छे तरीके से बना सकता है। तो वहाँ पे उसके पास ज़्यादा इंडिपेंडेंसी होती है कि वो निफ्टी 50 के अंदर जाए, या फिर मिड कैप के अंदर जाए, या स्मॉल कैप के अंदर जाए। अब कुछ ना परफॉर्मेंस देखते हैं कि लास्ट 10 15 ईयर का परफॉर्मेंस किस हिसाब का रहा है। तो ये कुछ डाटा है लास्ट 15 ईयर का। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग, अब इस डाटा के अकॉर्डिंग
अब इस डाटा के अकॉर्डिंग ये ये देखिए, ये म्यूचुअल फंड स्कीम है, जैसे एचडीएफसी का हो गया, निप्पॉन का हो गया, क्वांट का हो गया, और एसबीआई का हो गया। ये मैंने 10 ईयर्स का जो भी उनका परफॉर्मेंस रहा है सीएजीआर, वो मैंने निकाला हुआ है। अब इनका 10 ईयर का, चाहे वो किसी भी मिड कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, लार्ज कैप हो, लार्ज एंड मिड कैप हो, अब देखिए 15% से 23% एचडीएफसी ने दिया है। निप्पॉन की बात करें तो 18 से 29% का दिया है। ये 10% का, ये 10 ईयर का सीएजीआर है। अगर आप क्वांट की बात करें तो 22 से 21% का इनका 10 ईयर्स का सीएजीआर रहा है। इस कॉलम में 5 ईयर्स का आप देख सकते हैं। एसबीआई का अगर हम रिटर्न की बात करें तो 21, मतलब तकरीबन 18 से 21% का रिटर्न रहा है डिफरेंट डिफरेंट स्कीम के अंदर। और इस 10 ईयर्स का अगर हम सीएजीआर एवरेज निकाल के देख लें कि क्या रहा है इन सारे फंड हाउस का, तो देखिए तकरीबन 20.8% का सीएजीआर मिला हुआ है। तो अगर 20.8, अगर मतलब देखिए जनरली होता क्या है कि लोग 12-13% सोच के चलते हैं, लेकिन मोर देन 13-14-15% तो म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न जनरेट हो जाता है। अगर, क्योंकि आपका पैसा काफी लंबे टाइम तक लगा होता है, 5 ईयर, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, तो उसके अंदर जो रिस्क है ना, वो टाइम के साथ मैनेज हो जाता है और रिटर्न आपका बड़ा हो जाता है, क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। अगर सपोज कीजिए कि आपका अगर आपने आपने अगर 20% के रेट से अगर आपने सीएजीआर बनाया हुआ है अपने किसी फंड के ऊपर, तो जो आपका पैसा है वो तकरीबन, मतलब 3 से 3.5 साल के अंदर वो डबल हो जाता है। तो वो तो फर्स्ट कैपिटल आपका 3.5 साल के अंदर अंदर डबल हो गया। लेकिन अब वो क्या होगा, 1+1 2 हो गया। अब दो चार हो जाएगा, 4 16 हो जाएगा। मतलब ये कि जितना ज्यादा टाइम देते हैं, आपका कंपाउंडिंग का बेनिफिट उतना ही ज्यादा होता है। अब आइए कुछ, ये परफॉर्मेंस देखते हैं एक्चुअली। ये एक मिराई एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड है। अगर देखिए, अगर हम इसका ग्राफ देखें तो जब से ये 2013 से ये फंड शुरू हुआ था, अब 2013 से फंड शुरू हुआ और अभी के डेट में देखिए तकरीबन इसका जो एनएवी है वो 145 रुपीज का चल रहा है। और जो 5 ईयर का सीएजीआर है वो 22% का है। इसके अंदर इनका जो एयूएम साइज है वो 33,000 करोड़ का है। और एक्सपेंस रेशियो रेशियो 0.062% का है। ये एक एग्जिट लोट ऐसा होता है कि जैसे आपने विद इन 1 ईयर अगर आप रिडीम करना चाहते हो, अपना एसआईपी को डिसकंटिन्यू करना चाहते हो, तो उस केस में ये एग्जिट कोड लगता है। अगर आप 1 साल के बाद करते हो तो एग्जिट कोड नहीं लगता। तो एक बहुत ही नॉमिनल सा एक एक्सपेंस आता है एएमसी को। और वो लोग आपके पैसों को मैनेज करते हैं। और उनके लिए थोड़ा इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो जो एक एसआईपी के तौर पर उनको पैसा देते हैं। उनके पास एक मोटा अमाउंट आता है, तो उन्हें हर रेट पे खरीदने का एक एक बफर मिलता है, तो वो आपके रिटर्न को मैक्सिमाइज कर देता है। और जितना ज़्यादा लंबा टाइम देते हो, वो आपका जो रिटर्न है सीएजीआर की वजह से जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है वो काफी अच्छा बन जाता है। अब इसके अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने देखा हुआ था, एक्सेल के ऊपर एक वर्किंग की थी कि अगर हम 5,000 से इन्वेस्ट करें, 10,000 से इन्वेस्ट करें तो किस तरीके का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। उस वीडियो का भी लिंक मैं दे दूंगा, आप चाहें तो उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 22% है, अगर हमने पिछले 10 साल का देखा तो वहां भी 20% है। लेकिन ठीक है ना, हमें 20% पकड़ना है ना 22% पकड़ना है। एक मोटा मोटी एक एक बिलो जो एक है पैरामीटर है, उसके बेसिस पे मतलब एक मिनिमम रिटर्न लेके चलते हैं। तो देखिए, अगर हम 14% का भी अगर सीएजीआर पकड़ के चल रहे हैं, और अगर हमने 20 साल तक एसआईपी किया, और अपनी उम्र अगर 25 साल की है, तो 45 ईयर्स तक आते आते आपके पास 1,30,11,660 रुपए होंगे। और अगर यही, अगर 20% के रेट से अगर आपने रिटर्न जनरेट कर लिया, तो ये पैसा 3 करोड़ के आसपास होगा, अगर 20% का सीएजीआर मिल रहा है और आप 10,000 का एसआईपी कर रहे हैं, और वो एसआईपी अगले 20 साल तक कर रहे हैं। तो एसआईपी एक बहुत ही अच्छा वे है जहाँ से आप एक मतलब सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर ना कुछ फंड्स हैं। हाँ,
ये मेरा अपना स्टडी है, आप अपना स्टडी कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन जो मिराई एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, ये भी काफ़ी अच्छा है। एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है, काफ़ी अच्छा है। पराग पारिक, पॉइंट फ्लेक्सी कैप एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो ये सारे काफ़ी अच्छे फंड्स हैं जहाँ पे जिन्होंने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाया है। और इनका अगर आप लास्ट 5-10 ईयर्स का सीएजीआर देखोगे तो भी काफ़ी अच्छा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का एक अलग एडवांटेज ये होता है कि ये इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी इनका अपना इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे नास्डैक के अंदर भी ये अच्छा एलोकेशन करके रखते हैं। तो इनका भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न आता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।